A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. In our previous session we have completed unit number 23 adverbs of frequency. So before going to start new unit we have to revise the previous session in shortly. Okay, so what is the meaning of adverb of frequency? We know that adverb of frequency means adverb of frequency tell us how often the action is done. Okay, कोई भी एक्शन सेंटेंस के अंदर कितने बार हो रही है ये दिखाने वाले, ये शो करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन हमने इसकी एक्सरसाइज की थी फोकस एंड प्रैक्टिस, और एक्सटेंशन एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी. ठीक है, सो हियर हम कुछ न्यू स्टार्ट करें उससे पहले, चेकअप 3 स्टार्ट करें उससे पहले हम ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज है उसको अगेन रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Extension of unit number 23 on page number 65. Use adverbs from the box and rewrite the sentences. यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं. कौन से एडवर्ब्स? फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स, जैसे कि ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, एवरीडे एंड यूजुअली. अभी आपको क्या करना है, नीचे जो भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उसके अंदर सूटेबल एडवर्ब का यूज़ करके आपको सेंटेंस को अगेन रीराइट करना है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीराइट द सेंटेंसेस हियर. एक्सटेंशन पेज नंबर 65. ओके, सो उसका फर्स्ट है टेड डजंट गेट अप बिफोर 7. टेड नाम का जो लड़का है वो 7 बजे से पहले कभी भी नहीं उठता. तो यहाँ पर हमें एक एडवर्ब यूज़ करना है. बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से तो हम कौन सा एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं? डजंट की जगह पर हम नेवर का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? एडवर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होता है. अगर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो वो आ जाएगा. ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन आफ्टर एडवर्ब. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? टेड. टेड डजंट निकल जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा? नेवर. टेड नेवर गेट अप बिफोर 7. वो कभी भी 7 बजे से पहले नहीं उठता है. नंबर 2, द वेदर इज़ बैड इन जुलाई. जुलाई में वेदर बैड, खराब रहता है. सो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द वेदर. द वेदर. तो हम कौन से एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं यहाँ सेकंड में? यूजुअली, यानी कि ज़्यादातर. द वेदर यूजुअली, the weather is usually bad in July. हो गया हमारा सेंटेंस रीराइट. नंबर 3, फिरोज गोज फॉर अ रन. फिरोज दौड़ने के लिए जाता है. तो यहाँ पर हम एवरीडे का यूज़ करेंगे. फिरोज एवरीडे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट एडवर्ब लगा देंगे फिरोज के बाद में. फिरोज एवरीडे गोज फॉर अ रन. नंबर 4, शी टेक्स अ शावर इन द मॉर्निंग. वो सुबह को शावर लेती है. ओके, सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे नंबर 4 में? ऑलवेज. शी ऑलवेज टेक्स अ शावर, SHOWER, इन द मॉर्निंग. अगर आपने ये एक्सरसाइज होमवर्क में कंप्लीट नहीं की थी या तो आपका कोई भी वर्ड रॉन्ग है तो आप यहाँ से देखकर उसको रिकरेक्ट कर लीजिए. डैड कुक्स डिनर.
पापा खाना बनाते हैं। सो हम यहाँ पर डेड समटाइम्स cook dinner. Okay, so here our extension exercise is completed. You can write in your grammar book or rub book. वीडियो को पॉज करो और ये एक्सरसाइज लिख लो। Now we are moving forward to checkup 3 on page number 66. पेज नंबर 66 निकालो, वहाँ पर आपकी न्यू एक्सरसाइज है चेकअप 3, जो कि अब तक कि हमने जितने भी यूनिट्स कंप्लीट किए उसका रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चेकअप 3 ऑन पेज नंबर 66। Okay, so here our first question is tick write the correct option. Okay, I am going to read the sentence first. ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए गए हैं और उन दोनों वर्ड्स में से जो भी राइट है उसके ऊपर आपको राइट टिक करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चेकअप 3। 1, 2, 3, 4 and 5. All right, I am going to read the sentence first. A number of things changed since the invention of computers. यानी कि बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर का इन्वेंशन होने के बाद बदल चुकी है। तो यहाँ पर हैज़ आएगा या हैव आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? हैव आएगा। सो द राइट आंसर इज हैव। A number of things have changed since the invention of computers. Second number, Sachin along with Rahul goes या तो go to the grocery store every morning. तो goes आएगा या go आएगा? सचिन हर रोज़ राहुल के साथ सचिन राहुल के साथ जा रहा था ग्रोसरी स्टोर में एवरी मॉर्निंग। तो क्या आएगा? goes, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए वर्ब के पीछे ईएस। ठीक है। नंबर 3, वन ऑफ माई कजिन्स इज आर विजिटिंग मी टूडे। वन ऑफ माई कजिन, तो इज आएगा या आर आएगा? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। वन ऑफ माई कजिन्स, कजिन्स बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक आ रहा है मिलने के लिए, सो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। Number 4, each of the questions has and have only one answer. हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है। सो यहाँ पर भी अगेन सिंगुलर क्वेश्चन के बारे में बात हुई है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा? हैज़। नंबर 5, एवरी क्लाउड हैज़ एंड हैव अ सिल्वर लाइनिंग। सभी क्लाउड के पास एक सिल्वर लाइनिंग है। सो अगेन यहाँ पर क्या आएगा? हैज़। Okay, so here our exercise number A completed. Question number 1. Now question number B. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर A. Now question number B. Fill in the blanks with the correct option. यहाँ पर आपको कुछ blanks दी गई है जिसको आपको fill करना है with the correct option. Total 5 blanks है यहाँ पर आपके लिए. Okay. So first, Mr. Sharma blank be able to tell you the answer, but I am not sure of it. ये हमने कहाँ पर सीखा था? एडवर्ब ऑफ मैनर्स में। ठीक है, मस्ट, मे, माइट, ये सब हमने जब सीखा था मॉडल्स, तब हमने ये सीखा था कि कहाँ पर माइट आता है, कहाँ पर मस्ट आता है, कहाँ पर कुड आता है, कहाँ पर कैन आता है। ठीक है। सो मिस्टर शर्मा माइट या तो वुड
be able to tell you the answer but I am not sure of it. मिस्टर शर्मा शायद ही आपको आंसर दे पाएंगे, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो आपको आंसर देंगे या नहीं. तो क्या आएगा, माइट या वुड? तो यहाँ पर आएगा माइट, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो देंगे या नहीं. अभी दिया नहीं है, आंसर देने वाले हैं, तो वो देंगे या नहीं ये अभी नहीं कह सकते, इसलिए क्या आएगा, माइट. अगर पास्ट के बारे में बात होती तो सॉरी अगर पास्ट के बारे में बात होती तो वुड आता, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात है. नाउ नंबर 2, यू ब्लैंक मस्ट एंड मैं वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ मोटरसाइकिल. मस्ट का यूज़ कब होता है, जब आपको कोई काम करना ही है, कंपल्सरी. और में ऑर्डिनरी थिंग्स में यूज़ होता है कि करो ना करो, ठीक है, ओके, चलेगा, ठीक है. तो हेलमेट आपको राइडिंग करते वक्त पहनना ही चाहिए, ये कंपल्सरी थिंग है. सो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट. सेकेंड में क्या आएगा, मस्ट. नंबर 3, I could understand what he was saying because I blank speak Spanish. Okay, must and could. तो इस दोनों में से क्या आएगा. So first of all I am going to translate the sentence. I could understand what he was saying. मैं शायद समझ सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं. Because I blank speak Spanish, क्योंकि मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ. कुछ भी कर सकना, तो उसके लिए कैन का यूज़ होता है. कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, COULD. क्योंकि मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ इसलिए मुझको पता है कि वो क्या कह रहे हैं. नाउ नंबर 4, ब्लैंक यू हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन. क्या आप मेरी मदद करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए. तो अगर आपको किसी को इस तरह का क्वेश्चन करना है तो आप मस्ट नहीं कह सकते, आप उसके ऊपर कंपल्सरी ये थिंग अप्लाई नहीं कर सकते, आप उससे परमिशन मांग सकते हैं, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कुड, क्योंकि उसकी मर्जी है भाई, वो हेल्प करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो नहीं कर सकता. ठीक है, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कंपल्सरी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि तुमको मेरी मदद करनी ही होगी इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, सो हियर कुड. नाउ नंबर 5, माई कजिन ब्लैंक रन अ माइल इन लेस देन 7 minutes. कैन एंड मे. मेरा कजिन 1 माइल तक 7 मिनट से कम टाइम में रन कर सकता है. कर सकना, तो कभी भी अगर हम कोई एबिलिटी को दिखाने के लिए अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता नहीं हूँ, तो हम कौन से मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे, कैन का. सो लास्ट ब्लैंक में क्या आएगा, कैन. माई कजिन कैन रन अ माइल इन लेस देन 7 minutes. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर C. क्वेश्चन नंबर C. ओके, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक ऊपर हमने जिस तरह से किया वैसे ही नीचे भी हमें वही करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर राइट टिक करना है. सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस. एज द मूवी वॉज कैंसल्ड माई फ्रेंड्स केम बैक. जैसे ही मूवी कैंसिल हुआ मेरे दोस्त वापस आ गए. तो अर्ली आएगा या धैन आएगा. अर्ली का मतलब होता है जल्द ही, धैन का मतलब होता है बाद में. तो अगर मूवी कैंसिल हुआ है तो फिर वो वहाँ पर रहकर क्या करेंगे, वो जल्दी ही आ जाएंगे ना. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, अर्ली, EARLY. एज द मूवी वॉज कैंसल्ड माई फ्रेंड्स केम बैक अर्ली. सेकेंड, कम हियर राइट. अभी इधर आ जाओ. तो नाव या धैन, अगर मुझको आपको अभी यहाँ पर बुलाना है तो मैं नाव का यूज़ करूँगी या धैन का. धैन का मतलब होता है लेटर, बाद में. नाव का मतलब होता है अभी. तो क्या आएगा यहाँ पर, नाव. कम राइट नाव. नंबर 3, ही अर्ली या तो रिसेंटली. अर्ली का मतलब होता है पहले से ही, एंड रिसेंटली यानी कि अभी अभी. रिसेंटली यानी कि अभी
राइट नाउ जो हुआ हो वो, रिसेंट में जो हुआ हो वो। ही ब्लैंक रोट हीज ऑटोग्राफी, यानी कि उसने अभी अपनी ऑटोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी कि अपनी आत्मकथा लिखी। तो क्या आएगा इसके अंदर? रिसेंटली, रिसेंटली, यानी कि अभी अभी उसने अपनी बायोग्राफी लिखी है। जननी हैड फर्स्ट मेट अंकुश 5 years, जननी ने अंकुर को 5 साल पहले मिली थी। तो अर्ली आएगा या एगो आएगा? एगो यानी कि पहले, अर्ली यानी कि उससे पहले की बात है। तो अगर हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट देना है कि हम उससे मिले थे, पहले की बात है, तो हम यहाँ पर अर्ली का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे? अगो। ठीक है। देन नंबर 5, सानिया इज गोइंग टू मीट हर कजिन्स ब्लैंक, सानिया अपने कजिन से मिलने वाली है। तो यस्टरडे आएगा या टुडे आएगा? अगर मिलने वाली है तो टुडे ही आएगा ना, आज मिलने वाली है। अगर मिल गई थी तो हम यस्टरडे का यूज़ करते, लेकिन अभी वो मिली नहीं है बल्कि मिलने वाली है, आज मिलने वाली है। सो हियर आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर B and क्वेश्चन नंबर C on page number 66 of Checkup 3. Please write down in your grammar book. I am giving you some time to write this. You can take a screenshot or you can pause the video and write these question answers. Okay, now moving forward to question number D. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको यहाँ पर क्या करना है क्वेश्चन नंबर डी में? आइडेंटिफाई इफ द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उसके अंदर एक वर्ड ऐसा है जिसके नीचे आपको अंडरलाइन करके दी गई है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है कि अंडरलाइन किया गया वर्ड एडजेक्टिव है या तो एडवर्ब है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू explain what is the meaning of adverb and what is the meaning of adjective. Okay, so I already explained so many times to all of you that what is the meaning of adjective and what is adverb. तो जो words verb के meaning में कुछ add करते हो, ओके, वर्ब यानी कि जो भी हमारा एक्शन वर्ड है उसके मीनिंग के अंदर कुछ ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। एंड जो वर्ड्स हमारे नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हो, कुछ मोर डिस्क्राइब करते हो, नाउन एंड वर्ब, आपको ये याद रखना है। वर्ब के अंदर जो कुछ ऐड करते हो उसको बोलेंगे एडवर्ब, और जो वर्ड्स नाउन के मीनिंग में अगर कुछ ऐड करते हो तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स। ओके, सो इज दिस क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब? सो अभी हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया हुआ वर्ड है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस। ही रन वेरी फास्ट, वो, और यहाँ पर फास्ट के नीचे अंडरलाइन करके दी है, तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट
क्या फास्ट, रन फास्ट। रन क्या है, वर्ब है, एक्शन है। रन यानी कि दौड़ना, सिर्फ दौड़ना नहीं बल्कि फास्ट दौड़ना। तो फास्ट क्या हुआ हमारा, एडवर्ब। तो आपको ब्लैंक में लिखना है एडवर्ब। ओके, नाउ नंबर 2, सावित्री इज अ वेरी फास्ट लर्नर। सावित्री बहुत ही फास्ट लर्नर है। ओके, तो यहाँ पर ये जो फास्ट, दोनों सेंटेंस में फास्ट वर्ड है, लेकिन पहले सेंटेंस में वर्ब के लिए फास्ट प्रेजेंट किया गया था, लेकिन यहाँ पर सावित्री के लिए। सावित्री एक फास्ट लर्नर है, सावित्री कुछ भी फास्टली सीख सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर फास्ट क्या हुआ, यहाँ पर फास्ट ने सावित्री जो कि एक नाउन है उसके मीनिंग को ज़्यादा डिस्क्राइब किया। सो दैट्स वाई हियर फास्ट इज एन एडजेक्टिव। Number 3, we were not used to sleeping on hard mattresses. हम हार्ड मैट्रेसेस के ऊपर नहीं सो सकते। यहाँ पर हार्ड वर्ड्स किसके लिए यूज़ हुआ है, मैट्रेसेस के लिए। मैट्रेसेस यानी कि तकिए, जो गद्दे होते हैं ना जिसके ऊपर हम सोते हैं उसको बोलते हैं मैट्रेसेस। तो यहाँ पर ये जो हार्ड वर्ड जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है वो मैट्रेसेस के लिए यूज़ हुआ है। मैट्रेसेस एक नाउन है, तो ये हार्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। ओके, नाउ नंबर 4, रमेश हिट द बॉल हार्ड। रमेश ने बॉल को हार्डली हिट किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हार्ड वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ, हिट के लिए। रमेश ने जो बॉल को हिट किया वो थोड़ा हार्ड हिट किया। सो हिट क्या है हमारा, वर्ब है। तो हार्ड किसके लिए यूज़ हुआ था, वर्ब के लिए। सो क्या बन गया वो, एडवर्ब। Number 5, we took the wide road which led to the city. हमने जो वाइड रोड था यानी कि जो बड़ा वाला रास्ता था वो लिया सिटी जाने के लिए। छोटे वाले रास्ते से हम नहीं गए, हम बड़े वाले रास्ते से गए। तो यहाँ पर वाइड किसके लिए यूज़ हुआ है, रोड के लिए। रोड क्या कोई वर्ब है, नहीं है। रोड क्या है, नाउन है, एक रास्ते का नाम है। ठीक है, सो ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव। लास्ट, द डॉक्टर आस्क्ड मी टू ओपन माई माउथ वाइड। डॉक्टर ने कहा कि तुम अपना मुंह ज़रा बड़ा खोलो, वाइड करके खोलो यानी कि थोड़ा ज़्यादा खोलो। वो किसी टीथ के रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम को लेकर डेंटिस्ट के पास गया होगा, तो उसको डॉक्टर ने ऐसा कहा कि तुम अपना मुंह थोड़ा ज़्यादा खोलो। ठीक है, सो यहाँ पर वाइड के नीचे अंडरलाइन है, तो वाइड क्या हुआ, यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, खोलने के लिए, मुंह को खोलने के लिए, टू ओपन। ठीक है, और टू ओपन क्या हुआ, एक एक्शन हुई। तो ये जो एक्शन के लिए यूज़ किया गया हुआ वर्ड है वाइड, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर D is completed, so we are moving forward to question number E. So यहाँ पर आपको क्या करना है, underline all the adverbs of place you can find in the following passage. यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के अंदर हमने जो रिसेंटली ही कंप्लीट किया है लेसन, कौन सा, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। जो प्लेसेस दिखाने वाले वर्ब्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। तो आपको इस पैराग्राफ में एडवर्ब ऑफ प्लेसेस ढूंढने हैं और उसको अंडरलाइन करने हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंसेस, और जहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करनी होंगी मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई। सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस। महेश पार्क हिज कार। महेश ने अपनी कार पार्क की। He looked left and then right and walked to his office. उसने दाईं ओर देखा, फिर बाईं ओर देखा और फिर वो अपनी ऑफिस की ओर चला गया। तो यहाँ पर दो वर्ड्स आए जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है, तो वो कौन से थे, लेफ्ट एंड राइट। फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट, दोनों के नीचे आप इस तरह से अंडरलाइन बनाओ। ठीक है,
इट वॉज लोकेटेड अंडरग्राउंड, जो कि कहाँ पर थी, अंडरग्राउंड लोकेटेड की गई थी। तो ये अंडरग्राउंड वर्ड क्या है, ये भी एक प्लेस को शो करता है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट अंडरलाइन बनाओ, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे जो है वो। अ गार्ड वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, एक गार्ड था वो आउटसाइड खड़ा था। कहाँ पर खड़ा था, आउटसाइड। तो अंडरलाइन करो, आउटसाइड के नीचे। ही पुश्ड द डोर एंड वेंट इनसाइड, उसने दरवाजे को पुश किया और अंदर चला गया। अभी इनसाइड। ही क्लाइम्ड डाउन स्टेयर्स, और वो सीढ़ियाँ नीचे की ओर सीढ़ियों से उतरने लगा। सो लास्ट वर्ड इज डाउन स्टेयर्स। इसको भी अंडरलाइन करो, ठीक है। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर ई के अंडरलाइंड वर्ड्स। राइट डाउन। I am giving you some time to write this. Please write down in your GE term book. Okay, now we are moving forward to the last question, question number A. First of all, I am going to read the question. Please listen it carefully. Look at the position of the adverbs of frequency in the following sentences. यहाँ पर नीचे आपको जो 1 to 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके अंदर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को नोट करना है। इफ़ यू थिंक द सेंटेंसेस इज करेक्ट, पुट अ राइट टिक। अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो सेंटेंसेस है वो राइट है तो आपको एक राइट टिक लगाना है। एल्स रीराइट द सेंटेंस करेक्टिंग द एरर। अदरवाइज आपको क्या करना है कि आपको सेंटेंस को रीराइट करना है। ओके, So I am going to read the first sentence. मुकेश इज लेट ऑलवेज फॉर स्कूल। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है तब हम उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब एंड देन राइट आफ्टर हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मैचिंग नहीं है। मुकेश इज लेट ऑलवेज, तो लेट हमारा मेन वर्ब है जो कि ऑलवेज के पहले। ऑलवेज क्या है, ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो लेट के बाद वो यूज नहीं होगा, लेट मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस को हमें रीराइट करना पड़ेगा। सो रीराइट दिस सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1। तो क्या आएगा, मुकेश is and right after always and then main verb आएगा let for school। मुकेश ऑलवेज स्कूल के लिए लेट होता है। नंबर 2, I never have told a lie। I never have told a lie। तो ये भी जो इसका करेक्शन है, जो ऑर्डर है सेंटेंस का वो भी इनकरेक्ट है। सो हम इसको करेक्ट किस तरह से करेंगे, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई। ओके, नंबर 3, माई फादर सेल्डम टेक्स द कार टू हिज ऑफिस। सेल्डम यानी कि बहुत ही रेयरली, कभी कभी ही। मेरे पापा कभी कभी ही ऑफिस के लिए कार लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में ही है। माय फादर सब्जेक्ट हुआ, सेल्डम हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड देन टेक्स हुआ हमारा मेन वर्ब। तो ये सेंटेंस एकदम से ही करेक्ट है। तो 3rd नंबर में आपको सिर्फ इस तरह का राइट मार्क ही करना है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द 4th सेंटेंस। द स्कूल बस इज यूजुअली ऑन टाइम। द स्कूल बस हमारा सब्जेक्ट है
ओके। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यूजुअली हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑन टाइम। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। सो नंबर 4 के ऊपर भी आप इस तरह से टिक लगाओ। नंबर 5, आई टेक शुगर समटाइम्स इन माई ऑफिस। आई टेक शुगर समटाइम्स इन माई ऑफिस, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। सो वी कैन राइट द सेंटेंस लाइक दिस, समटाइम्स आई टेक शुगर इन माई ऑफिस। समटाइम्स का यूज यूजुअली सेंटेंस में आगे की ओर होता है। आई टेक शुगर इन माई coffee. Okay, so here our question number F is also completed. Write down in your books. Okay, I am going to explain question number F again to all of you. Please listen to me carefully. आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 से लेकर 5 तक के। तो इन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये सेंटेंसेस को अच्छे से पहले रीड करना है एंड देन आपको पता लगाना है कि सेंटेंसेस में जो फ्रीक्वेंसी का जो मेथड है वो करेक्टली यूज़ हुई है या नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो स्ट्रक्चर है तो वो करेक्टली यूज़ हुआ है या नहीं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने का स्ट्रक्चर क्या है, या तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है, या तो पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये ऑर्डर को ध्यान में रखकर आपको सेंटेंस को रीड करना है। सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस। मुकेश इज लेट ऑलवेज फॉर स्कूल। यहाँ पर मुकेश क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, मुकेश इज क्या हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हेल्पिंग वर्ब इज के बाद यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, लेट। लेट क्या है हमारा वर्ब। तो ये सेंटेंस गलत हुआ, तो हमें इसको रिकरेक्ट किस तरह से करना है, लेट को हमें बाद में लगाना है और हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आगे ले जाना है। सो हमने सेंटेंस को किस तरह से बनाया, मुकेश इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ नंबर 2, आई नेवर हैव टोल्ड अ लाई। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। सो यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद में। आई हैव, देन आएगा हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव नेवर टोल्ड, टोल्ड क्या हुआ हमारा मेन वर्ब, टोल्ड अ लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर क्वेश्चन नंबर 3, माई फादर सेल्डम टेक्स द कार टू हिज ऑफिस। मेरे पापा कभी कभी ही अपनी ऑफिस जाने के लिए कार को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर माई फादर सब्जेक्ट, सेल्डम क्या हुआ हमारा, अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो लिखो, नहीं है तो डायरेक्ट क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन आया टेक्स यानी कि मेन वर्ब, द कार टू हिज ऑफिस। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, करेक्ट हुआ। नंबर 4, द स्कूल बस इज यूजुअली ऑन टाइम। द स्कूल बस सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, यूजुअली फ्रीक्वेंसी, ऑन टाइम यानी कि टाइम पर ही आती है। तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हुआ। देन लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, आई टेक शुगर समटाइम्स इन माई कॉफ़ी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं, जो कभी कभी ऑफिस के अंदर जो कभी कभी कॉफ़ी के अंदर शुगर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं कॉफ़ी को ऐसे ही पीता हूँ विदाउट शुगर। तो मैंने जिस तरह से आपको बोला कि कभी कभी सब्जेक्ट के पहले भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है, तो हमने यहाँ पर ले ली समटाइम्स यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा मेन वर्ब एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस।
समटाइम्स आई टेक शुगर इन माई कॉफ़ी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर F अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया था। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क एंड टुडेज योर होमवर्क इज राइट checkup 3 in your rough book। यहाँ पर वीडियो थ्रू तो आपने आपकी टर्म बुक में तो लिख ही लिया, लेकिन अभी आपको आपकी रफ बुक में भी ये चैप्टर लिखना है। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. In our previous session we have completed unit number 23, adverbs of frequency. So before going to start new unit we have to revise the previous session in shortly. Okay, so what is the meaning of adverb of frequency? We know that adverb of frequency means adverb of frequency tell us how often the action is done. Okay, कोई भी एक्शन सेंटेंस के अंदर कितने बार हो रही है ये दिखाने वाले, ये शो करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन हमने इसकी एक्सरसाइज की थी फोकस एंड प्रैक्टिस, और एक्सटेंशन एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी। ठीक है, सो हियर हम कुछ न्यू स्टार्ट करें उससे पहले, चेकअप 3 स्टार्ट करें उससे पहले हम ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज है उसको अगेन रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Extension of unit number 23 on page number 65. Use adverbs from the box and rewrite the sentences. यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं। कौन से एडवर्ब्स? फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स, जैसे कि ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, एवरीडे एंड यूजुअली। अभी आपको क्या करना है, नीचे जो भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उसके अंदर सूटेबल एडवर्ब का यूज़ करके आपको सेंटेंस को अगेन रीराइट करना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीराइट द सेंटेंसेस हियर। एक्सटेंशन पेज नंबर 65। ओके, सो उसका फर्स्ट है टेड डजंट गेट अप बिफोर 7। टेड नाम का जो लड़का है वो 7 बजे से पहले कभी भी नहीं उठता। तो यहाँ पर हमें एक एडवर्ब यूज़ करना है। बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से तो हम कौन सा एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं? डजंट की जगह पर हम नेवर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? एडवर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होता है। अगर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो वो आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन आफ्टर एडवर्ब। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? टेड। टेड डजंट निकल जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा? नेवर। टेड नेवर गेट अप बिफोर 7। वो कभी भी 7 बजे से पहले नहीं उठता है। नंबर 2, द वेदर इज़ बैड इन जुलाई। जुलाई में वेदर बैड, खराब रहता है। सो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द वेदर। द वेदर, तो हम कौन से एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं यहाँ? सेकंड में यूजुअली, यानी कि ज़्यादातर। द वेदर यूजुअली, the weather is usually bad in July। हो गया हमारा सेंटेंस रीराइट। नंबर 3, फिरोज गोज फॉर अ रन। फिरोज दौड़ने के लिए जाता है। तो यहाँ पर हम एवरीडे का यूज़ करेंगे। फिरोज एवरीडे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट एडवर्ब लगा देंगे फिरोज़ के बाद में।
Firoz every day goes for a run. Number 4. She takes a shower in the morning. वो सुबह को शावर लेती है. ओके, सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे नंबर 4 में? ऑलवेज. She always takes a shower, shower, in the morning. अगर आपने ये एक्सरसाइज होमवर्क में कंप्लीट नहीं की थी या तो आपका कोई भी वर्ड रॉन्ग है तो आप यहाँ से देखकर उसको रिकरेक्ट कर लीजिए. डैड कुक्स डिनर. पापा खाना बनाते हैं. सो हम यहाँ पर डैड समटाइम्स cook dinner. Okay, so here our extension exercise is completed. You can write in your grammar book or rub book. वीडियो को पॉज करो और ये एक्सरसाइज लिख लो. Now we are moving forward to checkup 3 on page number 66. पेज नंबर 66 निकालो. वहाँ पर आपकी न्यू एक्सरसाइज है चेकअप 3, जो कि अब तक कि हमने जितने भी यूनिट्स कंप्लीट किए उसका रिवीजन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चेकअप 3 ऑन पेज नंबर 66. Okay, so here our first question is tick write the correct option. Okay, I am going to read the sentence first. ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए गए हैं और उन दोनों वर्ड्स में से जो भी राइट है उसके ऊपर आपको राइट टिक करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चेकअप 3. 1, 2, 3, 4 and 5. Alright, I am going to read the sentence first. A number of things changed since the invention of computers. यानी कि बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर का इन्वेंशन होने के बाद बदल चुकी है. तो यहाँ पर हैज़ आएगा या हैव आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? हैव आएगा. सो द राइट आंसर इज हैव. A number of things have changed since the invention of computers. Second number, Sachin along with Rahul goes या तो go to the grocery store every morning. तो goes आएगा या go आएगा? सचिन हर रोज़ राहुल के साथ सचिन राहुल के साथ जा रहा था ग्रोसरी स्टोर में एवरी मॉर्निंग. तो क्या आएगा? goes, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए वर्ब के पीछे is. ठीक है. नंबर 3, वन ऑफ माई कजिन्स इज आर विजिटिंग मी टूडे. वन ऑफ माई कजिन, तो इज आएगा या आर आएगा? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. वन ऑफ माई कजिन्स, कजिन्स बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक आ रहा है मिलने के लिए. सो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा. नंबर 4, each of the questions has and have only one answer. हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है. सो यहाँ पर भी अगेन सिंगुलर क्वेश्चन के बारे में बात हुई है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा? हैज़. नंबर 5, एवरी क्लाउड हैज़ एंड हैव अ सिल्वर लाइनिंग. सभी क्लाउड के पास एक सिल्वर लाइनिंग है. सो अगेन यहाँ पर क्या आएगा? हैज़. Okay, so here our exercise number A completed. Question number 1. Now question number B. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर A. Now question number
बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई है जिसको आपको फिल करना है विद द करेक्ट ऑप्शन। टोटल 5 ब्लैंक्स हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट, Mr. Sharma blank be able to tell you the answer but I am not sure of it। ये हमने कहाँ पर सीखा था? एडवर्ब ऑफ मैनर्स में। ठीक है, मस्ट, मे, माइट, ये सब हमने जब सीखा था मॉडल्स, तब हमने ये सीखा था कि कहाँ पर माइट आता है, कहाँ पर मस्ट आता है, कहाँ पर कुड आता है, कहाँ पर कैन आता है। ठीक है, सो मिस्टर शर्मा माइट या तो वुड बी एबल टू टेल यू द आंसर बट आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। मिस्टर शर्मा शायद ही आपको आंसर दे पाएंगे, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो आपको आंसर देंगे या नहीं। तो क्या आएगा, माइट या वुड? तो यहाँ पर आएगा माइट, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो देंगे या नहीं। अभी दिया नहीं है, आंसर देने वाले हैं, तो वो देंगे या नहीं ये अभी नहीं कह सकते, इसलिए क्या आएगा, माइट। अगर पास्ट के बारे में बात होती तो सॉरी अगर पास्ट के बारे में बात होती तो वुड आता, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात है। नाउ नंबर 2, यू ब्लैंक मस्ट एंड मे वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ मोटरसाइकिल। मस्ट का यूज़ कब होता है? जब आपको कोई काम करना ही है, कंपल्सरी, और में ऑर्डिनरी थिंग्स में यूज़ होता है कि करो ना करो, ठीक है, ओके, चलेगा। ठीक है, तो हेलमेट आपको राइडिंग करते वक्त पहनना ही चाहिए, ये कंपल्सरी थिंग है। सो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट। सेकेंड में क्या आएगा, मस्ट। नंबर 3, I could understand what he was saying because I blank speak Spanish। Okay, must and could। तो इस दोनों में से क्या आएगा? So first of all I am going to translate the sentence। I could understand what he was saying। मैं शायद समझ सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, because I blank speak Spanish, क्योंकि मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ। कुछ भी कर सकना, तो उसके लिए कैन का यूज़ होता है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, COULD, क्योंकि मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ इसलिए मुझको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। नाउ नंबर 4, ब्लैंक यू हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। क्या आप मेरी मदद करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए? तो अगर आपको किसी को इस तरह का क्वेश्चन करना है तो आप मस्ट नहीं कह सकते, आप उसके ऊपर कंपल्सरी ये थिंग अप्लाई नहीं कर सकते, आप उससे परमिशन मांग सकते हैं, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कुड, क्योंकि उसकी मर्जी है भाई, वो हेल्प करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो नहीं कर सकता। ठीक है, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कंपल्सरी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि तुमको मेरी मदद करनी ही होगी इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, सो हियर कुड। नाउ नंबर 5, माई कजिन ब्लैंक रन अ माइल इन लेस देन 7 minutes। कैन एंड मे, मेरा कजिन 1 माइल तक 7 मिनट से कम टाइम में रन कर सकता है। कर सकना, तो कभी भी अगर हम कोई एबिलिटी को दिखाने के लिए अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता नहीं हूँ, तो हम कौन से मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे, कैन का। सो लास्ट ब्लैंक में क्या आएगा, कैन। माई कजिन कैन रन अ माइल इन लेस देन 7 minutes। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C, ओके, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक ऊपर हमने जिस तरह से किया वैसे ही नीचे भी हमें वही करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर राइट टिक करना है। सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस। एज द मूवी वॉज कैंसल्ड माई फ्रेंड्स केम बैक। जैसे ही मूवी कैंसिल हुआ मेरे दोस्त वापस आ गए। तो अर्ली आएगा या धैन आएगा? अर्ली का मतलब होता है जल्द ही, धैन का मतलब होता है बाद में। तो अगर मूवी कैंसिल हुआ है तो फिर वो वहाँ पर रहकर क्या करेंगे, वो जल्दी ही आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, अर्ली।
EARLY. As the movie was cancelled, my friends came back early. Second, come here, right. अभी इधर आ जाओ. तो नाव या देन, अगर मुझको आपको अभी यहाँ पर बुलाना है तो मैं नाव का यूज़ करूँगी या देन का. देन का मतलब होता है लेटर, बाद में. नाव का मतलब होता है अभी. तो क्या आएगा यहाँ पर? नाव. कम राइट नाव. नंबर 3, ही अर्ली या तो रिसेंटली. अर्ली का मतलब होता है पहले से ही, एंड रिसेंटली यानी कि अभी अभी. रिसेंटली यानी कि अभी, राइट नाउ जो हुआ हो वो, रिसेंट में जो हुआ हो वो. ही ब्लैंक रोट हीज ऑटोग्राफी, यानी कि उसने अभी अपनी ऑटोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी कि अपनी आत्मकथा लिखी. तो क्या आएगा इसके अंदर? रिसेंटली. रिसेंटली यानी कि अभी अभी उसने अपनी बायोग्राफी लिखी है. जनानी हैड फर्स्ट मेट अंकुश 5 years. जननी ने अंकुर को 5 साल पहले मिली थी. तो अर्ली आएगा या एगो आएगा? एगो यानी कि पहले, अर्ली यानी कि उससे पहले की बात है. तो अगर हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट देना है कि हम उससे मिले थे, पहले की बात है, तो हम यहाँ पर अर्ली का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे? अगो. ठीक है. देन नंबर 5, सानिया इज गोइंग टू मीट हर कजिन्स ब्लैंक. सानिया अपने कजिन से मिलने वाली है. तो यस्टरडे आएगा या टुडे आएगा? अगर मिलने वाली है तो टुडे ही आएगा ना. आज मिलने वाली है. अगर मिल गई थी तो हम यस्टरडे का यूज़ करते, लेकिन अभी वो मिली नहीं है बल्कि मिलने वाली है, आज मिलने वाली है. सो हियर आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1A, question number B and question number C on page number 66 of Checkup 3. Please write down in your grammar book. I am giving you some time to write this. You can take a screenshot or you can pause the video and write these question answers. Okay, now moving forward to question number D. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. आपको यहाँ पर क्या करना है क्वेश्चन नंबर डी में? आइडेंटिफाई इफ द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव. यहाँ पर आपको सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उसके अंदर एक वर्ड ऐसा है जिसके नीचे आपको अंडरलाइन करके दी गई है. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है कि अंडरलाइन किया गया वर्ड एडजेक्टिव है या तो एडवर्ब है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू explain what is the meaning of adverb and what is the meaning of adjective. Okay, so I already explained so many times to all of you that what is the meaning of adjective and what is adverb. तो जो words verb के meaning में कुछ add करते हो, ओके, वर्ब यानी कि जो भी हमारा एक्शन वर्ड है उसके मीनिंग के अंदर कुछ ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं एडवर्ब.
एंड जो वर्ड्स हमारे नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हो, कुछ मोर डिस्क्राइब करते हो, नाउन एंड वर्ब, आपको ये याद रखना है। वर्ब के अंदर जो कुछ ऐड करते हो उसको बोलेंगे एडवर्ब, और जो वर्ड्स नाउन के मीनिंग में अगर कुछ ऐड करते हो तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स। ओके, सो इज दिस क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब? सो अभी हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया हुआ वर्ड है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस। ही रन वेरी फास्ट। वो, और यहाँ पर फास्ट के नीचे अंडरलाइन करके दी है, तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट, क्या फास्ट, रन फास्ट। रन क्या है, वर्ब है, एक्शन है। रन यानी कि दौड़ना, सिर्फ दौड़ना नहीं बल्कि फास्ट दौड़ना। तो फास्ट क्या हुआ हमारा, एडवर्ब। तो आपको ब्लैंक में लिखना है एडवर्ब। ओके, नाउ नंबर 2, सावित्री इज अ वेरी फास्ट लर्नर। सावित्री बहुत ही फास्ट लर्नर है। ओके, तो यहाँ पर ये जो फास्ट, दोनों सेंटेंस में फास्ट वर्ड है, लेकिन पहले सेंटेंस में वर्ब के लिए फास्ट प्रेजेंट किया गया था, लेकिन यहाँ पर सावित्री के लिए। सावित्री एक फास्ट लर्नर है, सावित्री कुछ भी फास्टली सीख सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर फास्ट क्या हुआ, यहाँ पर फास्ट ने सावित्री जो कि एक नाउन है उसके मीनिंग को ज़्यादा डिस्क्राइब किया। सो दैट्स वाई हियर फास्ट इज एन एडजेक्टिव। Number 3, we were not used to sleeping on hard mattresses. हम हार्ड मैट्रेसेस के ऊपर नहीं सो सकते। यहाँ पर हार्ड वर्ड्स किसके लिए यूज़ हुआ है, मैट्रेसेस के लिए। मैट्रेसेस यानी कि तकिए, जो गद्दे होते हैं ना जिसके ऊपर हम सोते हैं उसको बोलते हैं मैट्रेसेस। तो यहाँ पर ये जो हार्ड वर्ड जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है वो मैट्रेसेस के लिए यूज़ हुआ है। मैट्रेसेस एक नाउन है, तो ये हार्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। ओके, नाउ नंबर 4, रमेश हिट द बॉल हार्ड। रमेश ने बॉल को हार्डली हिट किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हार्ड वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ, हिट के लिए। रमेश ने जो बॉल को हिट किया वो थोड़ा हार्ड हिट किया। सो हिट क्या है हमारा, वर्ब है, तो हार्ड किसके लिए यूज़ हुआ था, वर्ब के लिए। सो क्या बन गया वो, एडवर्ब। Number 5, we took the wide road which led to the city. हमने जो वाइड रोड था यानी कि जो बड़ा वाला रास्ता था वो लिया सिटी जाने के लिए। छोटे वाले रास्ते से हम नहीं गए, हम बड़े वाले रास्ते से गए। तो यहाँ पर वाइड किसके लिए यूज़ हुआ है, रोड के लिए। रोड क्या कोई वर्ब है, नहीं है। रोड क्या है, नाउन है, एक रास्ते का नाम है। ठीक है, सो ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव। लास्ट, द डॉक्टर आस्क्ड मी टू ओपन माई माउथ वाइड। डॉक्टर ने कहा कि तुम अपना मुंह ज़रा बड़ा खोलो, वाइड करके खोलो यानी कि थोड़ा ज़्यादा खोलो। वो किसी टीथ के रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम को लेकर डेंटिस्ट के पास गया होगा, तो उसको डॉक्टर ने ऐसा कहा कि तुम अपना मुंह थोड़ा ज़्यादा खोलो। ठीक है, सो यहाँ पर वाइड के नीचे अंडरलाइन है, तो वाइड क्या हुआ, यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, खोलने के लिए, मुंह को खोलने के लिए, टू ओपन। ठीक है, और टू ओपन क्या हुआ, एक एक्शन हुई। तो ये जो एक्शन के लिए यूज़ किया गया हुआ वर्ड है वाइड, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर E. Question number D is completed, so we are moving forward to question number E. So यहाँ पर आपको क्या करना है, underline all the adverbs of place you can find in the following passage. यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के अंदर हमने जो रिसेंटली ही कंप्लीट किया है लेसन, कौन सा, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। जो प्लेसेस दिखाने वाले वर्ब्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। तो आपको इस पैराग्राफ में एडवर्ब ऑफ प्लेसेस ढूंढने हैं और उसको अंडरलाइन करने हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंसेस, और जहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करनी होंगी मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर E.
So I am going to read the first sentence. Mahesh parked his car. महेश ने अपनी कार पार्क की. He looked left and then right and walked to his office. उसने दाईं ओर देखा, फिर बाईं ओर देखा और फिर वो अपनी ऑफिस की ओर चला गया. तो यहाँ पर दो वर्ड्स आए जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है. तो वो कौन से थे? लेफ्ट एंड राइट. फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट, दोनों के नीचे आप इस तरह से अंडरलाइन बनाओ. ठीक है. इट वॉज लोकेटेड अंडरग्राउंड, जो कि कहाँ पर थी? अंडरग्राउंड लोकेटेड की गई थी. तो ये अंडरग्राउंड वर्ड क्या है? ये भी एक प्लेस को शो करता है. ठीक है. सो अभी नेक्स्ट अंडरलाइन बनाओ, अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे जो है वो. अ गार्ड वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड. एक गार्ड था, वो आउटसाइड खड़ा था. कहाँ पर खड़ा था? आउटसाइड. तो अंडरलाइन करो, आउटसाइड के नीचे. ही पुश्ड द डोर एंड वेंट इनसाइड. उसने दरवाजे को पुश किया और अंदर चला गया. अभी इनसाइड. He climbed downstairs. और वो सीढ़ियाँ नीचे की ओर सीढ़ियों से उतरने लगा. सो लास्ट वर्ड इज downstairs. इसको भी अंडरलाइन करो. ठीक है. सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर ई के अंडरलाइंड वर्ड्स. राइट डाउन. I am giving you some time to write this. Please write down in your GE term book. Okay, now we are moving forward to the last question, question number A. First of all, I am going to read the question. Please listen it carefully. Look at the position of the adverbs of frequency in the following sentences. यहाँ पर नीचे आपको जो 1 to 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके अंदर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को नोट करना है. इफ़ यू थिंक द सेंटेंसेस इज करेक्ट, पुट अ राइट टिक. अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो सेंटेंसेस है वो राइट है तो आपको एक राइट टिक लगाना है. एल्स रीराइट द सेंटेंस करेक्टिंग द एरर. अदरवाइज आपको क्या करना है कि आपको सेंटेंस को रीराइट करना है. ओके. So I am going to read the first sentence. मुकेश is late always for school. देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है तब हम उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब एंड देन राइट आफ्टर हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा. लेकिन यहाँ पर कुछ मैचिंग नहीं है. मुकेश इज लेट ऑलवेज. तो लेट हमारा मेन वर्ब है जो कि ऑलवेज के पहले. ऑलवेज क्या है? ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. सो लेट के बाद वो यूज़ नहीं होगा. लेट मेन वर्ब है तो इस सेंटेंस को हमें रीराइट करना पड़ेगा. सो रीराइट दिस सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 1. तो क्या आएगा? मुकेश is and right after always and then main verb आएगा late for school. मुकेश ऑलवेज स्कूल के लिए लेट होता है. नंबर 2. I never have told a lie. I never have told a lie. तो ये भी जो इसका करेक्शन है, जो ऑर्डर है सेंटेंस का वो भी इनकरेक्ट है. सो हम इसको करेक्ट किस तरह से करेंगे? आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई. ओके.
नंबर 3, माई फादर सेल्डम टेक्स द कार टू हिज ऑफिस। सेल्डम यानी कि बहुत ही रेयरली, कभी कभी ही। मेरे पापा कभी कभी ही ऑफिस के लिए कार लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में ही है। माई फादर सब्जेक्ट हुआ, सेल्डम हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड देन टेक्स हुआ हमारा मेन वर्ब। तो ये सेंटेंस एकदम से ही करेक्ट है। तो थर्ड नंबर में आपको सिर्फ इस तरह का राइट मार्क ही करना है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फोर्थ सेंटेंस। द स्कूल बस इज यूजुअली ऑन टाइम। द स्कूल बस हमारा सब्जेक्ट है, ओके। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यूजुअली हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑन टाइम। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। सो नंबर 4 के ऊपर भी आप इस तरह से टिक लगाओ। नंबर 5, आई टेक शुगर समटाइम्स इन माई ऑफिस। आई टेक शुगर समटाइम्स इन माई ऑफिस। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। सो वी कैन राइट द सेंटेंस लाइक दिस, समटाइम्स आई टेक शुगर इन माई ऑफिस। समटाइम्स का यूज यूजुअली सेंटेंस में आगे की ओर होता है। आई टेक शुगर इन माई coffee. Okay, so here our question number F is also completed. Write down in your books. Okay, I am going to explain question number F again to all of you. Please listen to me carefully. आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 से लेकर 5 तक के। तो इन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये सेंटेंसेस को अच्छे से पहले रीड करना है, एंड देन आपको पता लगाना है कि सेंटेंसेस में जो फ्रीक्वेंसी का जो मेथड है वो करेक्टली यूज़ हुई है या नहीं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो स्ट्रक्चर है तो वो करेक्टली यूज़ हुआ है या नहीं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने का स्ट्रक्चर क्या है, या तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है, या तो पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये ऑर्डर को ध्यान में रखकर आपको सेंटेंस को रीड करना है। सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस। मुकेश इज लेट ऑलवेज फॉर स्कूल। यहाँ पर मुकेश क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट। मुकेश इज क्या हुआ, हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हेल्पिंग वर्ब इज के बाद यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, लेट। लेट क्या है, हमारा वर्ब। तो ये सेंटेंस गलत हुआ, तो हमें इसको रिकरेक्ट किस तरह से करना है, लेट को हमें बाद में लगाना है और हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आगे ले जाना है। सो हमने सेंटेंस को किस तरह से बनाया, मुकेश इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ नंबर 2, आई नेवर हैव टोल्ड अ लाई। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, सो यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद में। आई हैव, देन आएगा हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव नेवर टोल्ड। टोल्ड क्या हुआ, हमारा मेन वर्ब। टोल्ड अ लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर क्वेश्चन नंबर 3, माई फादर सेल्डम टेक्स द कार टू हिज ऑफिस। मेरे पापा कभी कभी ही अपनी ऑफिस जाने के लिए कार को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर माई फादर सब्जेक्ट, सेल्डम क्या हुआ हमारा, अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो लिखो, नहीं है तो डायरेक्ट क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन आया टेक्स यानी कि मेन वर्ब, द कार टू हिज ऑफिस। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, करेक्ट हुआ। नंबर 4, द स्कूल बस इज यूजुअली ऑन टाइम। द स्कूल बस सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, यूजुअली फ्रीक्वेंसी।
ऑन टाइम, यानी कि टाइम पर ही आती है। तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हुआ। देन लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, आई टेक शुगर समटाइम्स इन माई कॉफ़ी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं, जो कभी कभी ऑफिस के अंदर जो कभी कभी कॉफ़ी के अंदर शुगर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं कॉफ़ी को ऐसे ही पीता हूँ विदाउट शुगर। तो मैंने जिस तरह से आपको बोला कि कभी कभी सब्जेक्ट के पहले भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है, तो हमने यहाँ पर ले ली समटाइम्स, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा मेन वर्ब एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। समटाइम्स आई टेक शुगर इन माई कॉफ़ी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर F अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया था। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क एंड टुडेज योर होमवर्क इज राइट चेकअप 3 in your रफ बुक। यहाँ पर वीडियो थ्रू तो आपने आपकी टर्म बुक में तो लिख ही लिया, लेकिन अभी आपको आपकी रफ बुक में भी ये चैप्टर लिखना है। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।